आज इंटरनेशनल वुमेन्स डे के हवाले से आपने प्रोग्राम को होस्ट किया, पाकिस्तान में जहाँ के आप फॉरेन मिनिस्टर हैं, वहाँ पे ये जो कारोबारी के हवाले से सिलसिला और ख़वातीन वहाँ की किस हाल में, उसके लिए भी कोई रिप्रेजेंटेटिव आप पेश कर रहे हैं? आई थिंक आप अगर देखेंगे और ज़रा पाकिस्तान की कानून का और या पाकिस्तान की तारीख़ का ज़रा नज़र आप उस पर डालेंगे तो आपको नज़र आएगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ही सारे जो कानून हैं, चाहे वो डोमेस्टिक अब्यूज़ हो, चाहे वो कारोकारी हो, जो भी औरतों के हवाले से हुकूक के लेजिस्लेशन है, वो हमने तो ही की है। आज जो हम इवेंट आज यहाँ होस्ट कर रहे हैं ऑन इंटरनेशनल वुमेन्स डे, इन आवर कैपेसिटी इज़ चेयर ऑफ द काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स ऑफ द OIC, the Organization of Islamic Countries, so on women in Islam। और इस इवेंट के थ्रू हमारा ये कोशिश है कि जो इस्लाम के बारे में ख़ास तौर पे जो इस्लाम का और औरतों के हवाले से जो मिसकंसेप्शन है, जो परसेप्शन है, जो कैरेक्टराइजेशन है दुनिया भर में, उसमें हम तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और आज मैं फ़ख्र से कह सकता हूँ कि पूरी मुस्लिम उम्मा यहाँ यूनाइटेड नेशंस में, अक़वाम मुत्तहिदा में जमा हो के एक आवाज़ के साथ साफ हम पूरी दुनिया, सऊदी अरेबिया जो मुस्लिम दुनिया का जो सबसे होलीस्ट साइट्स है, मक्का और मदीना का, वो नुमाइंदगी कर रहे हैं, जो फ़िलिस्तीन का नुमाइंदा है, जो अल-अक़सा मॉस्क का नुमाइंदगी कर रहे हैं, जो इंडोनेशिया का नुमाइंदगी कर रहे हैं, जो मुसलमान का सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, चाहे वो ईस्ट से ताल्लुक़ रखे या वेस्ट से ताल्लुक़ रखे, नॉर्थ से ताल्लुक़ रखे या साउथ से ताल्लुक़ रखे, हमारा एक ही आवाज़ से सब कह रहे हैं कि इस्लाम ने ही औरतों को हुकूक दिए हैं। इस्लाम ने बाकी मज़हब से पहले औरतों को हुकूक दिए हैं। जब दूसरे मज़हब डार्क एजेस में थे तो हमारा इस्लाम था जो औरतों को इनहेरिटेंस का हक, प्रॉपर्टी का हक, डिवोर्स का हक बाकियों से पहले हमने दिया था। और पूरी दुनिया आप देख ले, हमारे तारीख़ देख ले मुस्लिम उम्मत कि पाकिस्तान ने तो सबसे पहले खातून मुस्लिम वज़ीर आज़म तो मुंतखब किया, मगर साथ साथ तुर्किया का भी खातून वज़ीर आज़म रही हैं, बांग्लादेश का खातून वज़ीर आज़म आज भी मौजूद है। आप सऊदी अरेबिया को देखें किस तरीके से वहाँ औरतों के हकूक़ के लिहाज से एक इनकलाब आ रहे हैं। आप यूनाइटेड एमिरेट्स के देखें, वहाँ उनका पार्लियामान में 50% औरतों का नुमाइंदगी है। आप इनका जो कॉमर्स हो या फिलैंथ्रोपी हो या बिज़नेस हो, औरतों उन जगहों में मुस्लिम होते हुए लीड कर रहे हैं। तो इस इवेंट के थ्रू हमने वो मिसकंसेप्शन को भी तोड़ने की कोशिश की है, वो परसेप्शन को तोड़ने की कोशिश की है जो इस्लामोफोबिया की बुनियाद पे, जो इग्नोरेंस की बुनियाद पे बना हुआ है, और वो इंतहा पसंद और वो दहशतगर्द जो कहते हैं कि इस्लाम ये इजाज़त नहीं देते हैं। मेरा ख्याल में पाकिस्तान ने इस कॉन्फ्रेंस के थ्रू उनको एक मुँह तोड़ जवाब दिया है, और हम सब पे फ़र्ज़ है कि ये जो मिसकंसेप्शन है इस्लाम के बारे में उसको दूर करें। हाँ, इसका ये नहीं मतलब कि हमारे मसाइल नहीं हैं, मसाइल तो है। वेस्टर्न ममालिक में जहाँ उन्होंने अपने तौर पे तरक्की की है औरतों के हुकूक के लिहाज से, वहाँ उनको मसाइल हैं। हमारे यहाँ जहाँ हमने काफ़ी पेशरफ्त किया है, काफ़ी प्रोग्रेस किया है, वहाँ भी हमने मसाइल का सामना करना है। बतौर एक मुसलमान, एक पाकिस्तानी में हमारे अपने औरतों के किरदार पे हम फ़ख्र करते हैं, और हम दुनिया को बताना चाह रहे हैं कि हम आप जैसे शायद नहीं होंगे, लेकिन हमने अपने तौर पे अपने दीन के मुताबिक औरतों को जो हुकूक है उन पर तरक्की आई है, और इंशाअल्लाह ताला आगे जाके मज़ीद तरक्की होगी। ख़वातीन के वाले से आपने बात की, लेकिन आज ही इस्लामाबाद में ख़वातीन पे लाठीचार्ज हुआ है, तो ये मुनाफ़िक़त नहीं कहलाएगी? नहीं, मैं बिल्कुल मुनाफिक तो नहीं करूँगा, कहूँगा देखो जहाँ तक औरतों का, ख़ास तौर पे अगर इस्लामाबाद में आज औरतों का दिन है, अगर किसी का हक था एहतजाज करना, मार्च निकालना, जिनको परमिशन मिला, चाहे वो इस्लामाबाद हो या किसी और शहर हो, औरतों को मिला था। और ख़ास तौर पे इस्लामाबाद में जो इंसिडेंट हुआ है, वहाँ तो वफाकी वज़ीर ने उसका कंडेम भी किया है, जो वफाकी वज़ीर का ज़िम्मेदारी है, उन्होंने एक्शन का वादा किया। तो ये मुनाफिकत तो बिल्कुल ही नहीं है, ये तो आपको ये सबूत है कि जो हम कह रहे हैं उस पर हम अमल कर रहे हैं। अच्छा, दुनिया भर में ख़वातीन की आज़ादी की बात कर रहे हैं, लेकिन आप मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त पाकिस्तान में जो ख़वातीन हैं, क्या वो महफूज हैं? क्योंकि जो ख़वातीन यहाँ से जाती हैं वो भी ये कहती हैं कि हम वहाँ जाकर किसी न किसी सिचुएशन का शिकार हो जाते हैं। मैं इस पे मैं कम्प्लीटली डिसएग्री करता हूँ। बिल्कुल ज़्यादती जो है वो ना सिर्फ पाकिस्तान में, यहाँ भी होता है, दुनिया भर में होते हैं। जहाँ मिसाइल यहाँ है, वहाँ हमारे यहाँ भी मिसाइल है, लेकिन पाकिस्तान में चाहे वो सियासत हो,
चाहे वो मईशत हो, चाहे वो मुआशरे हो, वहाँ औरतों का जगह है। मैं समझता हूँ कि हमने और स्पेस छीनना है, बराबरी के हद तक लेकर जाने हैं, लेकिन जो तरक्की, जो जिद्दोजहद पाकिस्तान की औरतों ने फातिमा जिन्ना से लेके आज तक जो उन्होंने लड़े हैं, उन पे भी हम फख्र करने का हमारा हक है। One by one, Mariam will. Right. मेरे सवाल का जवाब मिस्टर फॉरेन मिनिस्टर आपके पास है, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर के पास नहीं, क्योंकि आपने कुछ रोज़ पहले इंदिया दिया है कि आप सिंध से वादे जो पूरे नहीं हुए हैं उसके ऊपर वजारतों से इस्तीफा दे सकते हैं, तो आपकी क्या? एक तो मैं समझता हूँ कि ये जो है बड़ा ज़रूरी है कि जब भी कोई बोले ना, वो सिर्फ वो क्लिप जो सोशल मीडिया पे चलता है या जो हेडलाइन चलता है उसको देखने के बजाय हमें पूरा कॉन्टेक्स्ट देखना चाहिए। मैं जब सिंध में बात कर रहा था, हमारा एक फंक्शन था जिस पे हम अपने जो ख़ास तौर पे जो ज़राअत पे मसाइल पैदा हुए हैं सैलाब के नतीजे में, उसका एक इनाग्रेशन हम कर रहे थे कि सिंध हुकूमत की तरफ से हम छोटे जो हारी है, छोटे जो किसान हैं, उनको माली मदद दे रहे हैं। इसलिए इनपुट कॉस्ट में इजाफा हुआ है, तो हमारा कोशिश है कि उनका जो सीड कॉस्ट है हम वो कवर करें हमारे तरफ से। वफाकी हुकूमत का भी वादा है कि वो भी हमारे साथ देंगे, इस मनसूबे में अपना हिस्सा डालेंगे ताकि हम मज़ीद लोगों को बेनिफिट दे सकते हैं। इसी तरीके से चाहे वो हमारा हाउसिंग का रिकंस्ट्रक्शन है या बहुत चीज़ें हैं, उसमें वफाकी हुकूमत का शेयर है, सूबाई हुकूमत का शेयर है, और हमने जो जनीवा में वो कॉन्फ्रेंस रखा है जिसमें हमने बैनुल अक़वामी सतह पे जो फंडिंग बंदोबस्त किया उसका भी शेयर है। तो जो मैंने कहा वो ये कहा था कि मुझे जस्टिफाई करना कि मैं वज़ीर रहूँ, अगर ये वादे पूरे नहीं हो वो मुश्किल होगा। मैंने कोई धमकी नहीं दी, ना ऐसा किया, और मेरा बिल्कुल राब्ता भी किया गया। मेरा उम्मीद है कि सारे वादे पूरे भी होंगे और हम सब मिल के जो मीशत के मसले हैं और जो ख़ास तौर पर जो सैलाब मुतासरीन के मसले हैं, जो आज तक बेघर हैं, जो आज तक मसाइल का सामना कर रहे हैं, उनका मसाइल हल करने के लिए हम सब मिलकर। अच्छा फिलहाल साहब, अफगान वॉर जो है वो ख़त्म हो चुकी है, अमेरिका का इनकलाब भी हो चुका है, बहुत से किरदार अब दुनिया में भी नहीं रहे, आप वो पे मौजूद हैं, लेकिन आफिया सदीकी ताहाल अमेरिका की कैद में है। क्या इस हवाले से भी कोई बात हुई है? क्या जहाँ तक ये स्पेसिफिक केस है, इस पे हमारे दौर में और हमसे पहले तो पाकिस्तान का और अमेरिका के दरमियान कॉन्वर्सेशंस चलते हैं, और इसलिए कि इस केस में एक कन्विक्शन हुआ है तो वो अपना कानून और अपना एक कॉन्टेक्स्ट है, मगर हमारा कॉन्वर्सेशन इस पे चलते रहते हैं। मैं इस बात पे तो फ़ख्र करता हूँ कि जब से हम वज़ीर ख़ारजा बने हैं तो काफ़ी लोग, ख़ास तौर पे जो ग्वांटानामो बे के कैदी थे, जिनके ख़िलाफ़ कोई चार्ज का साबित ही नहीं हुआ, वो कन्विक्ट ही नहीं रहे, मगर सालों साल यहाँ कैद थे, वापस अपना घर नहीं आ सकते थे। हमारे दौर में जब वो सैफुल्लाह पराचा साहब हो, जो 70 इयर्स प्लस का आदमी है, वो पाकिस्तान वापस आया है। हाल ही में जो रबानी ब्रदर्स थे, वो तो भी पाकिस्तान ग्वांटानामो बे के कैदी थे, और दोनों जो है वो अब अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान वापस आए हैं। तो जहाँ हम मदद कर सकते हम करते हैं। आसिया सिद्दीकी की जो केस है उसको भी हम इंगेज्ड है, उसमें कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब तक कोई कंक्लूजन नहीं। भी आ गई है, कौन कहता है कि आप क्या कहेंगे? एक तो मैं इधर ही हूँ इस कॉन्फ्रेंस में, तो डिटेल्स मेरे पास नहीं है, और डिटेल्स के बगैर बात करना तो शायद सही नहीं होगा। मैं इतना तो कह सकता हूँ कि हम सब पुरअमन एहतजाज के हक़ में हैं। हम सब चाहते हैं कि पुरअमन तरीके से हमारा जमहूरी जो हुकूक है उनको हम इस्तेमाल करें। इस कॉन्टेक्स्ट का तो शायद मुझे नहीं पता, मगर वैसे मुझे तरीके इंसाफ के हवाले से इतना पता है कि ना आज ना कल वो पुरअमन एहतजाज में यकीन रखते हैं, ना आज ना कल वो जमहूरियत में यकीन रखते हैं। वो हमेशा इंतहा पसंद सियासत पे यकीन रखते थे, ना वो पार्लियामान में आके अपना किरदार अदा करते हैं। और अफसोस के साथ जिस नफ़रत की सियासत का दौर उन्होंने पाकिस्तान में शुरू किया है, उसको रोकने के लिए जो नया नस्ल है उनको एक अच्छा किरदार अदा करना पड़ेगा। अगर कहीं कोई डेथ हुआ है, हम तो हमेशा किसी का जो डेथ है उसको कंडेम भी करते हैं, और उम्मीद करेंगे कि जो सच है तहकीकात के बाद वो सामने आएगा। थैंक यू सर। सेंसस पे तो जो मौक़िफ़ है वो तो हमारा ही रहा है शुरू दिन से। जब से ये फ्लॉड सेंसस 2008 में जारी हो रहा था, तब से हमारा मौक़िफ़ तक कि ये गलत है,
यूनाइटेड नेशंस UNDP का जो रिपोर्ट है उनका तादाद ख़ास तौर पे सिंध और बलूचिस्तान के लिए और आपका जो गिनती है उसमें फ़र्क है। हमने मिल के जब इसको अप्रूव किया था 2008 से पहले, हमने इस शर्त पे किया था कि एक छोटा जो फीसद है उस पर हम रिकाउंट करेंगे, अगर मैच करते हैं मानते हैं, मैच नहीं करते तो नया करना पड़ेगा। 3-4 साल ज़ाया हुए, हमारा बात नहीं माना गया, कोई नया सेंसस की जो इशू है उसको आगे नहीं लेके गए और अचानक जिस तरीके से और जिस अंदाज से ये डिजिटल सेंसस जारी है उसमें हमारा खर्चा है, हमारा डर है कि ये 2018 का सेंसस से बदतर ना हो। हम चाह रहे हैं कि जो चीफ मिनिस्टर सिंध ने लिख के अपने एतराज़ात वफाक को शेयर किया है उनको देखा जाए, उनको इनकॉर्पोरेट किया जाए और अगर नया सेंसस करना है तो सही तरीके से करें। अगर सही तरीके से नहीं होगा तो उसका वो नाइंसाफ़ी होगा सारे सूबों के साथ, सारे अवाम के साथ नाइंसाफ़ी। हमेशा से मेरा जो मौक़िफ़ है कंसिस्टेंट रहा है, दहशत गर्दों के लिए, वायलेंट इंतहा पसंद के लिए कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता। जो हमारा रिचुअल ऑफ द स्टेट को चैलेंज करें, जो हमारा आइन नहीं मानते, जो हमारा कानून नहीं मानते, उन पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता। जो संगीन जराइम में, जुर्म में मुलव्वस है, APS समेत जैसे दहशत गर्द वाक़ों में मुलव्वस है, हम चाहेंगे, हम मुतालबा करेंगे कि जो इनमें शामिल थे हम इनसे हिसाब चाहते हैं। मगर जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है अफ़गानिस्तान का उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। अगर ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जो यूनाइटेड नेशंस के मुताबिक 90% से ज़्यादा लोग अफ़गानिस्तान में गुर्बत की लकीर के नीचे से धकेले गए हैं, इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा? यहाँ बैठे लोगों के लिए अमेरिका में इसमें कोई असर नहीं होगा, मगर हमारे लिए क्या कॉन्सिक्वेंस होगा? अगर ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस अफ़गानिस्तान में बढ़ेगा, अगर 90% ज़्यादा लोग गुर्बत की लकीर के नीचे धकेले जाएंगे, फिर उसका मतलब ये होगा कि जो रेफ्यूजीज़ हैं उनका तादाद में इजाफा होगा। सबसे पहले जो उसका शिकार होगा वो पाकिस्तान होगा, सबसे पहले विक्टिम उसका कौन होगा? पाकिस्तान होगा। अगर ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस अफ़गानिस्तान में इजाफा करता रहता है और मज़ीद मसाइल पैदा होते हैं तो उसका मतलब क्या होगा कि दहशत गर्दी में इजाफा होगा। चाहे वो TTP हो, चाहे वो दाइश हो या मुख्तलिफ जो दहशत गर्द के ग्रुप्स हैं जो अफ़गानिस्तान में काम करते हैं, उनको मज़ीद लोग मिलेंगे जो उनके लिए काम करने के लिए तैयार होंगे। उसका नुकसान सबसे पहले किसको होगा? पहले अफ़गानिस्तान को तो फिर पाकिस्तान को ना। तो मेरा ज़िम्मेदारी है कि जहाँ में अफ़गान हुकूमत के जो मसले हैं जिस पे हमारा मुख्तलिफ मौक़िफ़ होगा, चाहे वो औरतों का हकूक़ हो या दहशत गर्दी का इशू हो, तो उस पर हम वो पॉइंट उनके साथ भी उठाते हैं, दुनिया के साथ भी उठाते, हल करने की कोशिश करते हैं। मगर जहाँ मैं समझता हूँ कि अफ़गानिस्तान के अवाम के लिए एक मसाइल और उनका हुकूमत की नहीं लेकिन उनकी अवाम की फ़िक्र में उनके लिए आवाज़ उठाना चाहता हूँ, तो मैं समझता हूँ कि हमारा फ़र्ज़ है और पाकिस्तान का फ़र्ज़ है कि हम ये काम करें।